हाय हेलो बॉयज़। और कैसे हो आप लोग? मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ मेरे नए यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर। आप लोग सब क्लास 11 पास कर गए हो और क्लास 12 में आ गए हो। कुछ लोग गुड लक के कारण और कुछ लोग बैड लक के कारण। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी और अपने आप को परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार कर रखे थे। सोच रहे थे कि मैं परीक्षा दूँगा या दूँगी और देखते हैं कितना मार्क्स आता है, क्या आता है। उनके लिए ये दुखद था कि वो परीक्षा नहीं कोरोना के कारण जो है परीक्षा नहीं दे पाए, लॉकडाउन था और परीक्षा नहीं दे पाए, वो अपना टेस्ट नहीं दे पाए। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो परीक्षा से डरते थे और उनके लिए तो खुशी की बात है कि परीक्षा नहीं देना पड़ा और पास कर गए। तो दोनों के लिए इसलिए मैंने गुड लक और बैड लक दोनों कहा। कोई बात नहीं है, आपने 11 का परीक्षा नहीं दिया या दिया पहले की परीक्षाएँ दिए होंगे और उसमें आप लोगों को कैसे मार्क्स आए थे, ये आप लोगों को सभी को पता है। 11 इज़ ओवर नाउ, नाउ गेट रेडी फॉर क्लास 12। याद रखिए कि क्लास 12 में ऐसा आपको मौका नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए कि आप लोग बिना परीक्षा दिए पास हो जाओ। तो परीक्षा के लिए जो है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है। आपका करियर इसके ऊपर निर्भर करेगा। जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाएँगे, किसी भी परीक्षा में जाएँगे, कहीं भी नौकरी के लिए जाएँगे, तो आपके क्लास 12 में कितने परसेंटेज थे, आपने क्लास 12 में कितने अंक पाए, इसका जो है ज़रूर उल्लेख होगा और फिर जो है आपको उसके आधार पे टेस्ट किया जाएगा। इसलिए आप कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए आप क्लास 12 की पढ़ाई के लिए। चूँकि मैं फ़िज़िक्स की क्लासेस ले रहा हूँ, भौतिकी की क्लासेस ले रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि आपको फ़िज़िक्स में क्लास 10 में कैसे पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ये सारी चीज़ों को जो है मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। बहुत सारे बच्चों को जो है न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे बच्चे 11वीं में कुछ नहीं पढ़ पाए होंगे, कुछ छूट गया होगा। तो ऐसी स्थिति में मत घबराएँ, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िज़िक्स के सिलेबस का एक बहुत अच्छी बात है कि जो आपने क्लास 11 में पढ़ लिया, वो क्लास 11 में छूट गया। जो क्लास 12 में पढ़ेंगे, वो एकदम नया होगा। ये ज़रूर है कि कुछ 11 की चीज़ें ऐसी होंगी जिसका उपयोग जो है आपको यहाँ पे क्लास 12 में करना पड़ेगा। अगर आपने उसे अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे कई जगह जो है आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगा। जैसे आप लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। आप थोड़ा-सा उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लें। इसी तरह से जो है आप फ़ोर्स वाला जो चैप्टर है, उसे भी अच्छे ढंग से जो है रिवाइज़ कर लें क्योंकि फ़ोर्स तो हर जगह है, आप जान रहे हैं, हर जगह चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मैग्नेटिज़्म हो, हर जगह फ़ोर्स लगेगा। इसलिए जो है आप उसे ज़रूर जो है रिवाइज़ कर लें, उसको देख लें, उसके जो मुख्य-मुख्य फ़ॉर्मूले हैं, उन फ़ॉर्मूले को जो है आप ज़रूर जो है ध्यान दें और साथ ही साथ जो है आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लें। 1 दिन, 2 दिन में जो है आप रिवाइज़ कर लें, वो आपके लिए उपयोगी होगा। क्लास 12 में कैसे पढ़ेंगे? कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या-क्या है? तो पढ़ना क्या-क्या है, ये मैं अभी बताऊँगा आपको। आप पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे जो है आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, सारी चीज़ लिखा हुआ है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा। कैसे पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा और अगर आप मुझे फ़ॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि लगभग 4 महीने में, अभी जो है जून का महीना स्टार्ट हुआ है और मैं समझता हूँ कि अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस जो है फिज़िक्स का सिलेबस जो है बहुत अच्छे ढंग से ख़त्म हो जाएगा। अगर मुझे आप रेगुलर बेसिस में फ़ॉलो करते रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 2 वीडियो जो है आपको हर एक वीक में मिले, जिससे आप किसी भी इसमें जो है पिछड़े नहीं और बहुत आसानी से जो है आप अपना अक्टूबर तक 15 अक्टूबर या ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर लास्ट तक आप अपने सिलेबस को पूरा कर लें। लेकिन ज़रूरी है कि आप फ़ॉलो करें मुझे। दूसरी बहुत ज़रूरी बात है, लगभग 70 मार्क्स का हर जगह जो है आपका पेपर रहता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर जो स्टेट बोर्ड्स हो, उसमें 70 मार्क्स के पेपर रहते हैं, 30 मार्क्स का थे प्रैक्टिकल रहता है। जो थ्योरी 70 मार्क्स का रहता है, उसमें 15% आवश्यक रूप से न्यूमेरिकल्स रहता है। 15 मार्क्स का मतलब हो रहा है साढ़े 10 नंबर। तो याद रखिए या तो 10 नंबर होगा या 11 नंबर के जो है आपको निश्चित रूप से जो है न्यूमेरिकल्स रहेंगे। आप इस साल भी जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड में मैंने देखा था और भी जो है बिहार बोर्ड में देखा था करीब-करीब 10 मार्क्स के आंकिक प्रश्न थे।
सीबीएसई बोर्ड में कुछ ज़्यादा मार्क्स के आंकिक प्रश्न रहते हैं, 14-15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंकिक प्रश्न रहते हैं। इसलिए आंकिक प्रश्नों को करना मैं समझता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अंक लाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से करें। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होता है। आप जो पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट जो होता है, उसे भी बिल्डअप में जो करने में जो है न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सहायता करता है। दूसरी बात है, आप जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स अच्छे से ढंग से किए होंगे, आप देखे होंगे 11वीं में जिस चैप्टर के भी आपने न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्नों को अच्छे ढंग से किए होंगे, वो आप कभी भूलेंगे नहीं, उसके फॉर्मूले जो है आप कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन जिस चैप्टर्स को आपने बस ऐसे ही कर दिया, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है, छोड़ देते हैं, क्या होगा? मन को समझाने के लिए बोल देते हैं, इसमें से तो ज़्यादा आंकिक आते नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आते, जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत समय लगता है, बहुत सारे ये बहाने हैं, बहुत समय लगता है एक-एक सवाल करने में। सर हम लोग को 1-1 घंटा लग जाता है, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास? ऐसे बहुत सारे बहाने हैं। याद रखिए इन बहानों से ही ऊपर आपको क्लास 12 में उठना है। अगर आप इन बहानों से ऊपर नहीं उठेंगे, तो आपको 12 में भी वही परेशानी होगी। तो यहाँ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आवश्यक रूप से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं उसमें जिसमें जो है न्यूमेरिकल्स आने की संभावना कम रहती है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि हर एक चैप्टर्स के आंकिक प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ें। मैं इसके ऊपर एक विशेष वीडियो लाऊँगा जिसमें जो है आपको ये बताऊँगा कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंकिक प्रश्नों को कैसे करना है, जिसमें आप कम से कम परेशानी से जो है आप आंकिक प्रश्नों को हल कर सकें। दूसरी बात ये है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप कभी भी आप 12 में 11 तक पता नहीं आपने क्या किया है, लेकिन 12 में आप बिना नोट्स बनाए कभी मत पढ़िए। आप 3 पुस्तक से पढ़िए, एनसीईआरटी से पूछिए पढ़िए, या आप किसी भी दूसरे पुस्तक से, रेफ़रेंस बुक से पढ़िए। कौन से रेफ़रेंस बुक से पढ़ना है, ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। आप कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छे से समझ में आता है, उससे पढ़िए। लेकिन एनसीईआरटी बुक को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। एससीईआरटी या एनसीईआरटी जो भी है आपके बुक्स, उसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, क्योंकि उसको पढ़ने से भी बहुत फ़ायदे हैं। आपको ये चीज़ बाद में समझ में आएगा। मैं इसके लिए भी एक विशेष क्लास लूँगा कि एनसीईआरटी बुक्स को क्यों फ़ॉलो करना चाहिए और उसको कैसे पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर भी जो मैं एक विशेष क्लास आवश्यक रूप से लूँगा। तो एनसीईआरटी बुक्स को भी जो है आपको फ़ॉलो करना है, लेकिन साथ ही साथ आप रेफ़रेंस बुक भी रखिए और कितने भी बुक रखिए, लेकिन जब आपके पास अक्टूबर में सिलेबस आपका ख़त्म होता है, तो याद रखिए कि आपके पास अपने हैंड रिटन एक नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने हाथ से जो भी पढ़ते हैं उसको आप एक बार ज़रूर लिख लीजिए। मैं अभी भी जो पढ़ता हूँ तो उसको जो है नोट्स बनाता हूँ। अगर नया कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ तो उसको नोट्स बनाता हूँ। ये नोट्स आपके अपने लैंग्वेज में लिखा रहता है, आपके अपनी सुविधा अनुसार लिखा रहता है। जब भी आप उसको पढ़ते हैं तो बाकी चीज़ों की अपेक्षा जो है उस नोट्स से पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि आप नोट्स आवश्यक रूप से बनाएँ और अक्टूबर के बाद मैं बताऊँगा कि उस नोट्स का क्या उपयोग है। धीरे-धीरे आप नोट्स जब परीक्षा के समय आते-आते आपके नोट्स जो है वो 3 से 4 पन्नों का हो जाएगा। पूरा फिज़िक्स जो है आपके 3 से 4 पन्ने का हो जाएगा। ये कैसे करेंगे, ये मैं आपको जब अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको बताऊँगा कि ये नोट्स से कैसे प्रैक्टिस करना है, कि आखिर में जब पूरा रिवाइज़ करना है, आपको पूरे परीक्षाओं के लिए जो है कैसे तैयारी करना है, उस समय आपको बताऊँगा कि आपका ये जो 2 या 3 कॉपी वाला जो नोट्स होगा वो आपके 4 या 5 पन्नों में कैसे आ जाएगा, ये मैं उस समय बताऊँगा। तो पहला चीज़ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को ज़रूर बनाना है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के लिए भी जो है एक शॉर्ट ये है कि जितने भी सूत्र आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, उसको ज़रूर जो है उसको लिखते जाइए और उसमें क्या-क्या है, उसको भी लिख लीजिए। जैसे v = u + at पढ़े हैं, तो v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है और उसकी यूनिट्स को भी लिख लीजिए। ये आपको सुविधा देगा। तो ये चीज़ कर लीजिए, नोट्स आप बना लीजिए। नोट्स में ही आप सूत्रों को मत लिखिए, फ़ॉर्मूले को मत लिखिए, उसके लिए निश्चित रूप से अलग कॉपी बनाइए और आप पढ़ाई चालू करो। पढ़ना तो ज़रूरी है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, हो सकता है आप जब पहली बार पढ़ें तो कुछ भी ना समझ में आए, लेकिन जो है पढ़ना आप आरंभ कर दीजिए। आप मेरे साथ साथ अगर करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका निश्चित रूप से अक्टूबर तक आपका एक बार जो है पूरा सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा। हम देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम क्या है? देखिए ये पाठ्यक्रम अभी भी फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप जान रहे हैं कि केंद्र सरकार भी और स्टेट बोर्ड्स भी जो है ये तय नहीं कर पा रही है कि जितना पाठ्यक्रम है वो लॉकडाउन खोलने के बाद पूरा खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए
हो सकता है कि ये जो सिलेबस है उसमें से कुछ चीज़ें को आपको अलग कर दे या आपको ना पढ़ना पड़े। अच्छा है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में तो सभी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो है मैं कहता हूँ कि अभी जो मैं सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, आप उसको जो है फ़ॉलो कीजिए और जो सिलेबस में जैसा है, उसी के क्रम में पढ़ना शुरू कीजिए। ये नहीं कि जो बाद का चीज़ है उसको पहले पढ़ लें, पहले की चीज़ को बाद में पढ़ लें, ऐसा ना करें। कोशिश यही करें कि जो आपके सिलेबस है, उसी के अनुसार पढ़ें। ऐसे आगे-पीछे पढ़ने से भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप आगे-पीछे नहीं कर सकते हैं। तो इसी सुविधा के लिए मैंने आपके पाठ्यक्रम में जैसा बुक है, उस टाइप से न करके उसको अलग तरीके से पाठ्यक्रम को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। आप देख रहे हैं कि आपका जो फिज़िक्स का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो मूल रूप से 4 भागों में बँटा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, दूसरा है ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, तीसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स और चौथा है मॉडर्न फिजिक्स। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है। इसमें जो पढ़ना है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो पढ़ना है वो ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ना है, ऑप्टिक्स में जो पढ़ना है उसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। लेकिन आप अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर्स हैं, आप देखेंगे 11 में जो है आपने इसमें से कुछ क्वेश्चंस पढ़ा भी होगा, तो आप चाहे तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि आप आरंभ कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप ध्यान दिए होंगे आपके बुक में कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये विद्युत चुंबकत्व के ऊपर ही आधारित है और लगभग आधा सिलेबस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर है। इलेक्ट्रो यानी कि विद्युत, इलेक्ट्रॉन्स से संबंधित है, और दूसरा मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व। आप लोगों को पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही चुंबकत्व होता है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, स्थिर वैद्युत, आवेश रुका हुआ है। और इलेक्ट्रोडायनामिक, डायनेमिक, धारा विद्युत, धारा जो है आवेश जो है गतिशील है। तो अगर स्थिर है तो आप हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत में पढ़ेंगे, और अगर गति करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, ऐसा एक चीज जान लीजिए कि कभी भी इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता है, लेकिन आगे हम लोग समझेंगे उसे। अगर स्थिर है तो स्थिर विद्युत, अगर गति करना शुरू कर दिया, डायनेमिक हो गया मतलब गति करना शुरू कर दिया, तो हम उसे पढ़ेंगे धारा विद्युत या इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। अभी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कई सारे भाग हैं। पहला भाग विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग जान रहे हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, हमारे लाइट्स फैन सारे चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप का होता है, एसी और डीसी। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जो बैटरी से उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अच्छा एक चीज, सॉरी, मैं फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पोर्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। स्थिर वैद्युत 1 और स्थिर वैद्युत 2। स्थिर वैद्युत में आप लोग कूलम्ब्स आवेश क्या है इसको पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों ने 11 में जो है गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था और उसकी तीव्रता पढ़ा था, इसी तरह से विद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता पढ़ेंगे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नया चीज है वह है गॉस का प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ेंगे, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है। और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में स्थिर वैद्युत 2, उसमें आप पढ़ेंगे विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और संधारित्र धारिता, कैपेसिटेंस। ये दो चीजों को आप वहां पे पढ़ेंगे। और याद रखिए ये दो चीजों के ऊपर एक ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस पे आता है, इसलिए आप इसे जरूर अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग यहाँ पे डीसी करंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और वहां पे ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब उस समय हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर इफेक्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी,
विद्युत धारा के प्रभाव क्या क्या है। आप लोग देखते हैं कि जब तार में विद्युत धारा बहती है तो गर्म हो जाता है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट्स में। फिर आप लोग ये भी जानते होंगे कि जब विद्युत धारा किसी तार में बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट बन जाता है। तो वो पढ़ेंगे आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और फिर हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व, ये भी धारा के कारण उत्पन्न होता है। तो इसके उस हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व। और फिर मैं जैसा कि बताया था कि दो टाइप का करंट होता है, एसी करंट और डीसी करंट। तो ये सारे अभी तक हम लोगों ने डीसी करंट के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद जो है हम लोग चुंबकत्व के बाद पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बताएगा कि एसी करंट कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है, और फिर प्रत्यावर्ती धारा का क्या क्या गणित है, क्या उसमें कैसे उसको पढ़ना है, क्या क्या चीज, वो सारे चीज जो है हम एसी करंट्स में पढ़ेंगे। बहुत सारे उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे, जैसे मोटर, डायनामो, ट्रांसफार्मर, जो आप लोगों ने 10 में भी शॉर्ट में पढ़ा था, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। देखिए, प्रकाशिकी आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दो पोर्शन। पहले को हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स और दूसरे को कहते हैं वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या है, इसमें क्या अंतर है, इसको हम लोग उसके बाद देखेंगे। लेकिन बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म। तो ये सारी चीजें ही यहाँ पे भी पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी चीजों के बारे में आप लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके सिलेबस का। दूसरा वेव ऑप्टिक्स, ये आप लोगों ने इसके पहले कभी नहीं पढ़ा है, एकदम नया है, इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कठिन लगे। इसमें आप लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये तीन टॉपिक को आप लोग इसमें जो है तरंग प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं कि किसमें कितने अंक है, क्योंकि अभी यह कोई फिक्स नहीं है और अलग अलग बोर्ड में हो सकता है कुछ अलग अलग अंक हो, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूं। लेकिन पूर्णांक आपका 70 रहेगा, ये ज्यादातर बोर्ड्स में यही है। फिर एक तीसरा पोर्शन है, वो है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। इसके कुछ पोर्शन आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वोर्स एटॉमिक मॉडल, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इसमें आप लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, से सारी चीज़ों के बारे में, मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। E=mc² जो फार्मूला आइंस्टीन का है, उन सब फार्मूलेस के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। ये छोटा सा एक चैप्टर है, 4 मार्क्स का जनरली एक क्वेश्चन इसमें आता है। और आखिर में जो है आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। बेसिकली आप इसमें देखेंगे कि आप ऐसे खोजों के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1900 ईस्वी के बाद हुआ है, अर्थात 20वीं शताब्दी में जितने भी खोज हुए हैं, बेसिकली आप लोग उन्हीं सब खोज के बारे में आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। आप यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन। याद रखें, फोटॉन का मैंने स्पेलिंग गलत नहीं लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन है। प्रकाश के कणों को हम लोग फोटॉन कहते हैं। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन पढ़ेंगे। और ये भी बहुत आइंस्टीन का इसके ऊपर जो कार्य किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के ऊपर, उसी पर उनको जो है नोबेल प्राइज मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन। इसमें से भी लगभग 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का जनरली एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर, ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लेंगे आप लोग इंजीनियरिंग में, तो ये सारे इसी पोर्शन को आप लोग पढ़ेंगे। इसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, गेट्स, ये गेट्स दरवाजा वाला में गेट मत समझ लीजिएगा, आपके जो है क्लासरूम का गेट मत समझ लीजिएगा। ये वो गेट है जिसके ऊपर सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है काम करते हैं, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका जो है लैपटॉप हो, या फिर आपका मोबाइल हो। बेसिकली उसमें गेट्स ही रहता है, उस गेट्स की सहायता से मिल करके बहुत सारे आईसीज बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर है और इसमें लगभग 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है, 8 मार्क्स के टोटल जो है क्वेश्चन जो है इसमें रहते हैं। इसमें एम्पलीफायर
और बहुत सारी चीज़ें आप लोग रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। आखिर 2 चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। आप लोग जान रहे हैं सारे मोबाइल्स और ये जितने भी कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आखिर में है कम्युनिकेशन, संचार के सिद्धांत। कम्युनिकेशन क्या है, संचार। आज तो दिस इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ऊपर ही सारा चीज़, मैं जो आपसे जो है कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपसे जो बात कर रहा है यूट्यूब के द्वारा या अन्य किसी भी साधन के द्वारा या मोबाइल के द्वारा, वो कैसे कर रहा है। ये जो कम्युनिकेशन जो डेवलप हुआ है, याद रखिए 1899 में सबसे पहले जो है मार्कोनी ने जो है, जगदीश चंद्र बोस और मार्कोनी ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा ट्रांसमिशन करके दिखाया था। और लगभग अभी कितने साल हुए, 100 साल और 20 साल और जोड़ लीजिए, 120 वर्षों में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो कम्युनिकेशन का ये इसमें इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कि आज हम बृहस्पति ग्रह में, जुपिटर में भी जो है अपने उपग्रह सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं, उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें कितने फास्ट 2G, 3G, 4G और 5G आ गया। तो कितना फास्ट जो है SD, फिर HD, फिर जो है 2K, फिर 4K आ गया। तो इसमें बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारे डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं, उसका बेसिक्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कम्युनिकेशन, संचार के सिद्धांत इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। और इस तरह से आपका पूरा सिलेबस जो है आपको कवर होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा सिलेबस पढ़ना है, पूरा हाथी के समान सिलेबस है, भारी सिलेबस है, हम इसको कैसे करेंगे। प्लानिंग करके करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। आप याद रखिए, रोज़ ज़्यादा नहीं, आपको 1 से 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा अगर आप फिज़िक्स को देंगे रोज़ अभी से, तो याद रखिए कि आपका मैक्सिमम अक्टूबर तक जो है आपका पूरा सिलेबस जो है फिज़िक्स का एक बार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रोज़, अगर एक दिन आपने 2 घंटे के बदले 1.5 घंटा दिया या 1 घंटा दिया, तो याद रखिए नेक्स्ट डे जो है वो डबल होते जाएगा। और अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 जुलाई में स्टार्ट नहीं, जून में नहीं स्टार्ट करेंगे, तो जितने महीना आप पीछे जाते जाओगे, आपका जो वर्किंग आवर है, रीडिंग आवर है, वो उसी इसमें मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर जो है आप 2 घंटे रोज़ जो है फिज़िक्स को देते हैं, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपका फिज़िक्स का सिलेबस अक्टूबर लास्ट होते-होते निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा और आप बहुत आसानी से 2 बार, 3 बार जो है पूरे फिज़िक्स को रिवाइज़ कर सकेंगे। तो बहुत अच्छा है, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिज़िक्स में कोई भी दिक्कत नहीं हो। मेरा मोटो रहता है एन्जॉय द फिज़िक्स। अगर आप फिज़िक्स को एन्जॉय नहीं कर पा रहे, तो आप नहीं पढ़ पाएँगे। तो आप अपना भी मोटो बना लीजिए, एन्जॉय द फिज़िक्स। आप एन्जॉय करना है, मेक फन ऑफ फिज़िक्स। आप फन कीजिए, फिज़िक्स के साथ मज़ाक कीजिए, फन कीजिए। आप उसको जो है भार के रूप में लेंगे तो आपको दबा देगा। लेकिन अगर आप उसको जो है एन्जॉय करेंगे, उसको फन के रूप में लेंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे, तो फिज़िक्स जो है आपको बहुत मज़ेदार लगेगा, संसार की सबसे अच्छा विषय लगेगा। आप देखेंगे 2 घंटा क्या, आप 3 घंटा, 4 घंटे भी जो है आप रोज़ पढ़ लेंगे। हो सकता है दूसरे विषय को ना पढ़ें और फिज़िक्स में आपको इतना इंटरेस्ट आ जाए कि आप 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा जो है फिज़िक्स ही पढ़ते रहें। लेकिन फिर से याद दिला रहा हूँ, ये न मत कीजिएगा, क्योंकि फिर दूसरे सब्जेक्ट आपके छूट जाएँगे। तो बैलेंस करके पढ़ाई कीजिए, सभी विषय को इक्वल टाइम दीजिए। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, आपको फिज़िक्स में कोई परेशानी नहीं होगा। तो फिर से मैं कहता हूँ, मेरे चैनल फिज़िक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। जितना आप बाँटेंगे उतना बढ़ेगा, आपका खुद का भी ज्ञान बढ़ेगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, एकदम हेजिटेट मत कीजिए, जिससे बनता है, जो भी हो, चाहे वो क्लास का आपको लगता है सबसे गधा लड़का है, सबसे बेवकूफ़ है, आप उससे भी पूछिए। पूछना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, बहुत आराम से जो है आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो जिससे भी आपसे बनता है, जिसको भी बनता है, जिससे आपके साथ संबंध है, जिससे आपको लगता है कि ये मुझे हेल्प कर सकता है, आप पूछिए। आप उसको जो है, आपने जो भी आप छोटा से छोटा क्वेश्चन भी जो है आपको मन में उठता है, आप उसको ज़रूर पूछिए। आप उसको जो है समझिए
और जब तक समझ ना जाए तब तक छोड़िए मत। तो मैं यही कहूँगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर भी जो है मैं आपके लिंक में दिया हुआ है, आपको दे दूँगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, वीडियो में जो है कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके साथ 24/7 आपके साथ जुड़ा हूँ। कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, फिज़िक्स के लिए मेरा मोबाइल कभी भी बंद नहीं होता है। तो आप कभी भी मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप शेयर कर सकते हैं, दूसरे के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। तो फिर से एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है और जितना आप इसको लाइक करेंगे, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।